नमस्कार दोस्तों। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो देश में रियासतें ख़त्म हो गई, राजे रजवाड़े उनकी हैसियत ख़त्म हुई। लेकिन दर्जनों या कहें पचासों रियासतों के महाराज, राजकुमार या उनके वारिसों ने राजनीति में कदम रखा, सियासी रसूख बनाया, सियासी हैसियत बनाई और अलग अलग राज्यों की सरकारों में उनकी भूमिका रही, राजनीति को प्रभावित किया और लंबे अरसे तक कोई सांसद बना, कोई मंत्री बना, कोई राजनीति में अपनी हैसियत अपने अपने ढंग से दर्ज कराता रहा। आज आज़ादी के 75 साल बाद भी देश में कई ऐसे राजघराने हैं जिनका सियासी वजूद उनकी राजनीति की वजह से है, उनकी हैसियत, उनका अतीत तो महल की वजह से है, लेकिन उनका वर्तमान उनकी सियासी मौजूदगी या सियासी ताकत की वजह से, सत्ता से सीधे कनेक्शन की वजह से। मैं इस वक्त हूँ अमेठी में। मेरे पीछे भी आपको एक महल दिख रहा है। इस महल का नाम है भूपति भवन। मैं यहाँ ख़ास तौर से आया हूँ, उसकी एक वजह है। इस महल के जो आज की तारीख में यहाँ के लोग उन्हें महाराज ही बोलते हैं, संजय सिंह। मेरे ख्याल से आप लोग राजनीति में थोड़ी भी दिलचस्पी रखते होंगे तो संजय सिंह को नाम से ज़रूर जानते होंगे। इस महल के ऊपर यहाँ लिखा हुआ है, गेट पर, गेट बंद है, जाने की अंदर इजाज़त नहीं है। जिनके लिए अंदर वक्त मिलने का मुकर्रर होता है उनकी गाड़ियाँ जा सकती हैं। 1893 का ये महल बना है, पैलेस ऑफ राजा साहब अमेठी, राजधानी श्री राजा साहब अमेठी। तो आज यहाँ जो राजा साहब जिन्हें लोग कहते हैं, वो पद भी तो आज़ाद भारत में ख़त्म हो गया, लेकिन उनके इलाके में उनके लोग जो उनके चाहने वाले या उनके प्रशंसक, उनके समर्थक कहते हैं, तो राजा साहब संजय सिंह की ये हवेली है, महल है। करीब करीब देखें तो 130-32 साल पुरानी। और मेरे यहाँ आने का एक मकसद है। संजय सिंह के जो पिता थे रणंजय सिंह, आज़ाद भारत में जब राजे रजवाड़े राजनीति में, चुनावी राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश करने लगे, या उस दौर की जो पार्टियां थी, कांग्रेस या जनसंघ, राजे रजवाड़ों के जो वारिस थे या महाराज थे, उन्हें खुद से अपनी पार्टी से जोड़कर अपनी सियासी ज़मीन को मजबूत करने की तैयारी करने लगे। उस दौर में बहुत सारे जो ऐसे राजघराने थे उनका रिश्ता अलग अलग पार्टियों से बना, लेकिन बड़ी पार्टी तो दो थी, जनसंघ जो बाद में ज़्यादा मजबूत हुई शुरुआती दौर पर, और उसके बाद सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस। तो राजा रणंजय सिंह जो संजय सिंह के पिता थे, उनका रिश्ता कांग्रेस से उस दौर में बना। हालांकि कांग्रेस से या मोतीलाल नेहरू से या जवाहरलाल नेहरू से अमेठी राजघराने का रिश्ता संजय सिंह के दादा के समय का है, मतलब राजा रणंजय सिंह के पिता के समय में का। लेकिन हम थोड़ा वर्तमान में जल्दी लौटते हैं, चूँकि अहम है अमेठी में संजय सिंह फैक्टर। और मैं इसी को समझने आया हूँ कि जब अमेठी में चुनाव हो रहे हैं, जब अमेठी में स्मृति ईरानी बनाम किशोरी लाल का चुनाव है, उस चुनाव में जिस अमेठी राजघराने के महाराजा संजय सिंह 4 दशकों से ज़्यादा वक्त से राजनीति में सीधे तौर पर दखल देते रहे, कभी कांग्रेस के टिकट से सांसद बने, कभी सुल्तानपुर से कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने, जीते, कभी हारे, कभी उनकी पत्नी जो अमिता सिंह हैं वो कांग्रेस की विधायक रहीं। एक लंबा सियासी इतिहास है। लेकिन ये चुनाव ऐसा है जब संजय सिंह या उनकी पत्नी अमिता सिंह, जो दोनों आज की तारीख में बीजेपी में हैं, उनका किसी तरह से चुनाव में कोई रिश्ता नहीं है, कोई उनकी सहभागिता नहीं है, कोई उनकी भूमिका नहीं है। जबकि चुनाव में अब गिनती के दिन बच गए हैं, मतलब 18 तारीख यानी परसों चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, और उसके बाद परसों क्या, कल ही शायद, कल चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और 20 को चुनाव है। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि जिस राजघराने की धमक, जिस राजघराने की मौजूदगी, जिस राजघराने की भूमिका, राजघराना इसलिए बोल रहा हूँ कि वो राजघराना ही मानते हैं, राजघराना अगर आज़ाद भारत के हिसाब से देखें तो ख़त्म है, लेकिन फिर भी जिसकी भूमिका रही है वो अभी शांत क्यों है, उनकी भूमिका न के बराबर क्यों है? क्या कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है? क्या कुछ ऐसा चल रहा है जिसके बारे में लोगों का अंदाज़ा, अनुमान नहीं है? क्या अंदर कुछ हलचल हो रही है? इसको समझने के लिए आया तो पता चला कि संजय सिंह जो 2022 से कुछ वक्त पहले आए थे कांग्रेस से बीजेपी में, 2022 में
बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े थे अमेठी से विधानसभा का, और चुनाव में हार गए। हारे चुनाव में गायत्री प्रजापति की पत्नी ने हराया, जो गायत्री प्रजापति उससे पहले 2012 में यहाँ से संजय सिंह की पत्नी जो है अमिता सिंह को हरा चुके थे। तब अमिता सिंह कांग्रेस के टिकट पर थी। दरअसल अगर राजघराने के संजय सिंह और अमिता सिंह और इनके अगर पूरा पॉलिटिकल करियर को देखेंगे तो कई बार कन्फ्यूजन होगा, कभी कांग्रेस, कभी जनता दल, कभी बीजेपी, एक लंबा सिलसिला है। लेकिन खैर, तो 2022 में संजय सिंह हारे। अब संजय सिंह हारे विधानसभा का चुनाव, तो ऐसा संजय सिंह के समर्थकों को लगता है, ऐसा मानना है, ऐसा डंके की चोट पर कहते हैं, ऑन रिकॉर्ड कहते हैं, मेरे एक वीडियो में भी कहा कि उनके हारने में स्मृति ईरानी की बहुत बड़ी भूमिका थी, या उनको हराने में स्मृति ईरानी की भूमिका थी। और इसलिए संजय सिंह के समर्थक डंके की चोट पर कह रहे हैं कि इस बार हमारा जितना भी चलेगा, हमारा जितना भी बूता होगा, हम स्मृति ईरानी को हराने के लिए काम करेंगे, क्योंकि हमारे भीतर टीस है कि महाराज जी को या संजय सिंह को स्मृति ईरानी ने हरवाया या स्मृति ईरानी से जुड़े लोगों ने हरवाया। क्या ये फैक्टर काम करेगा अमेठी में? इसको समझने के लिए कुछ लोगों से बात करेंगे। मैंने पहले भी बात की। थोड़ा बैकग्राउंड एक बार फिर से। तो संजय सिंह का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें पॉलिटिकल, तो बड़ा दिलचस्प है, एकदम सांप सीढ़ी जैसा है। हिसाब लगाएंगे तो एक रिश्ता जो गांधी परिवार से संजय सिंह या इस राजघराने का रहा है, मैंने कहा मोतीलाल नेहरू के ज़माने से, संजय सिंह के दादा के ज़माने से। लेकिन उसके बाद का दौर होता है अमेठी, जो जाना गया 1980 के बाद। ख़ास तौर से अमेठी सीट बनी मेरे ख्याल से 67 में, 1967 में विद्याधर वाजपेयी यहाँ से कांग्रेस के सांसद थे अमेठी में, जो 71 में भी सांसद बने। लेकिन जब 75 के बाद जब इंदिरा गांधी को लगा कि राजनीति में संजय गांधी के लिए कोई सियासी ज़मीन, कोई सियासी तौर पर कोई सीट तलाशनी है, तब ऐसा कहा गया कि उस वक्त संजय सिंह के पिता जो महाराज थे रणंजय सिंह, उन्होंने इंदिरा गांधी के लिए इंदिरा गांधी को ऑफ़र किया कि संजय गांधी को आप अमेठी से चुनाव लड़ाएं। और ऐसा भी कहा जाता है, विनोद मेहता ने अपनी किताब में लिखा कि 1976 में यहाँ के महाराज, यहाँ के जो स्थानीय सांसद थे विद्याधर वाजपेयी, उनको लेकर और कुछ विधायकों को लेकर दिल्ली गए इंदिरा गांधी से मिलने, ये कहने कि आप संजय गांधी को अमेठी भेजिए, अमेठी से चुनाव लड़ाइए। संजय गांधी और संजय सिंह समकालीन थे करीब करीब, तो दोनों में एक ट्यूनिंग और दोस्ती भी थी। तो संजय गांधी यहाँ आए, किसी गांव में उन्होंने कुछ लोगों के साथ संजय गांधी ने कुछ श्रमदान किया, कुछ सड़क वड़क बनाने में कुछ 1-1.5 महीने का कुछ काम किया, एक माहौल बनाने की कोशिश हुई। लेकिन 1977 में संजय गांधी यहाँ चुनाव लड़े, इमरजेंसी का दौर था, इंदिरा गांधी पड़ोस की सीट रायबरेली से चुनाव हार गई, राजनारायण से, और संजय गांधी यहाँ से हार गए अमेठी से लोकसभा चुनाव। लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी को लगा, या संजय गांधी को और राजघराने से रिश्ते की वजह से, कि संजय गांधी के लिए अमेठी मुफीद है। अगर हम अमेठी की ज़मीन पर अपनी इसको सियासी तौर पर इस ज़मीन पर अगर हम लगातार काम करते रहे तो 80 का चुनाव फिर हुआ दिलचस्प, जहां संजय गांधी अमेठी से ही चुनाव लड़े और अमेठी से जीते। बगल में इंदिरा गांधी जीती 80 में रायबरेली से। उसके बाद क्या होता है, अमेठी से ही संजय गांधी के वक्त उसी साल विधानसभा चुनाव में संजय सिंह, जो अभी मौजूदा इस राजघराने के वारिस हैं, महाराज हैं, जो भी कहें, 80 में वो चुनाव लड़े कांग्रेस के टिकट पर, संजय सिंह यहाँ से विधायक बने 80। और उसके बाद के 3 विधानसभा चुनाव संजय सिंह लगातार विधायक बने, कांग्रेस में रहे, कांग्रेस से रिश्ता रहा, इंदिरा गांधी परिवार से उनका रिश्ता रहा। 80 में ही संजय गांधी की मौत हो गई विमान हादसे की वजह से। 81 में जो उपचुनाव हुए उसमें राजीव गांधी अमेठी आए, और राजीव गांधी को भी चुनाव लड़ाने में संजय सिंह और इस परिवार की बहुत भूमिका रही। बहुत सारे लोग जुटे होंगे, लेकिन एक भूमिका रही। मैं उस रिश्ते को, उस कनेक्शन को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन उस रिश्ते में कई बार आंच पड़ी, वो रिश्ता कई बार टूटा। इस हद तक हुआ कि 89 होते होते जब बीपी सिंह जनमोर्चा पहले बना राजीव गांधी की सरकार से बाहर निकलकर 88 में, और उसके बाद जनता दल बना, तो 89 के चुनाव में उसी राजीव गांधी के खिलाफ संजय सिंह चुनाव मैदान में आ गए, जिस राजीव गांधी से, उनकी मां इंदिरा गांधी से, और उनके पिता जवाहरलाल नेहरू से, और उनके पिता मोतीलाल नेहरू से पीढ़ियों का रिश्ता, 3 पीढ़ियों का रिश्ता इस परिवार का था। तो राजीव गांधी के खिलाफ 89 में संजय गांधी यहाँ से चुनाव मैदान में उतरे,
जनता दल के टिकट पर, लेकिन चुनाव हार गए। उसके बाद फिर 91 का चुनाव होता है, फिर उसके बाद 96 का चुनाव होता है, बीच में फिर वो कांग्रेस में आए, और एक बार फिर 10 साल बाद एक दौर आया जब 99 का चुनाव, 96, हाँ 98 जब चुनाव हुआ, बीजेपी का बीच में बीजेपी में आए, और 98 का चुनाव संजय सिंह ने बीजेपी के टिकट पर लड़ा, अमेठी का लोकसभा का, और सांसद बने 98 में। लेकिन 99 में जब सोनिया गांधी चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया, 8 साल राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी राजनीति से दूर थी, 99 में जब सोनिया गांधी ने तय किया कि चुनाव लड़ेंगी, तो इसी अमेठी में प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार के लिए, उनका चुनाव प्रबंधन के लिए उतरी, और उसके बाद सोनिया गांधी के साथ पूरी कांग्रेस, प्रियंका गांधी, और बहुत दिलचस्प चुनाव 99 का हुआ। बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज चुनाव में यहाँ आए प्रचार के लिए सोनिया गांधी के खिलाफ, संजय सिंह को जिताने के लिए, लेकिन उसके बाद भी उस चुनाव में सोनिया गांधी जीत गई और संजय सिंह हार गए। तो देखिए, संजय सिंह लड़े राजीव गांधी के खिलाफ भी 89 में, ठीक 10 साल बाद लड़े सोनिया गांधी के खिलाफ 99 में। लेकिन उसके कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद, मुझे लगता है 2 या 3 साल बाद, फिर संजय सिंह और उनकी दूसरी पत्नी, जो आज जिन्हें महारानी साहिबा उनके लोग कहते हैं, अमिता सिंह, कांग्रेस में आ गए। और उसके बाद 2002 में, अगर मुझे ठीक से याद है, अमिता सिंह विधायक बनी कांग्रेस के टिकट पर। उसके बाद 5 साल बाद फिर चुनाव हुए, 2007, उसमें फिर कांग्रेस के टिकट पर विधायक बनी, और 2003 में संजय सिंह कांग्रेस में आए, और उसके बाद संजय सिंह लगातार कांग्रेस में रहे। 2009 में कांग्रेस के टिकट पर संजय सिंह सुल्तानपुर से सांसद बने। 2014 में सुल्तानपुर से ही, अगर मुझे ध्यान आ रहा है, सुल्तानपुर से ही 2014 में वरुण गांधी जब चुनाव लड़ रहे थे, तब अमिता सिंह उनके खिलाफ चुनाव लड़ी कांग्रेस के टिकट पर, लेकिन वरुण गांधी जीत गए, अमिता सिंह हार गई। उसके बाद फिर बीच में संजय सिंह कांग्रेस से कुछ खट्टा मीठा रिश्ता भी रहा। बीच में कहा गया बीजेपी से उनका संपर्क हो रहा है, कांग्रेस को एक बेचैनी थी कि कहीं 2014 के बाद के चुनाव को प्रभावित न करें। 2017 की विधानसभा भी थी, तो कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाकर भेजा, और संजय सिंह, मेरे ख्याल से असम से शायद, और उसके बाद संजय सिंह कांग्रेस के राज्यसभा टिकट पर जीत कर आ गए। लेकिन उसके बाद फिर 2019 में शायद 2019 में, हाँ, संजय सिंह फिर चुनाव लड़े सुल्तानपुर से, जो पड़ोस की सीट है, कभी ज़िला अमेठी का सुल्तानपुर ही होता था, और मेनका गांधी से संजय सिंह हारे कांग्रेस के टिकट पर। ये सब इसलिए बता रहा हूँ, बहुत जलेबी है इसमें। और उसके बाद फिर मेरे ख्याल से 370 और कुछ मुद्दे को लेकर संजय सिंह और अमिता सिंह दोनों ने कांग्रेस छोड़ी, और उसके बाद बीजेपी से रिश्ता जुड़ा और बीजेपी में आ गए। और उसके बाद 2022 का मैंने जिक्र किया कि 2022 में संजय सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े तो सही, लेकिन हार गए। अब उसके बाद से ये हुआ कि जैसा मैंने कहा, 40 साल में कोई चुनाव ऐसा नहीं हुआ, लोकसभा या विधानसभा, जिस चुनाव से इस अमेठी राजघराने का रिश्ता न रहा हो। कोई चुनाव ऐसा नहीं हुआ। उनकी पत्नी भी लड़ती रही, खुद संजय सिंह भी लड़ते रहे, लोकसभा भी, विधानसभा भी, हारे भी, जीते भी, हर स्थिति में। लेकिन उसके बाद अब क्या ऐसा हुआ? तो अब ऐसा हुआ कि मैंने बहुत सारे लोगों से समझने के लिए बात की कि क्या हुआ। तो बताया गया कि ये आपको हैरान करेगा कि 5 सालों में स्मृति ईरानी से संजय सिंह की कोई बातचीत नहीं हुई है। मेरे ख्याल से सार्वजनिक जगह पर कहीं कोई मुलाकात हो गई होगी तो हो गई। अमिता सिंह से कोई बातचीत नहीं हुई। मतलब यहाँ से सांसद अमेठी से हैं स्मृति ईरानी, लेकिन जो अमेठी के सांसद रहे या विधायक रहे या बीजेपी में रहकर जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उनसे कोई संपर्क नहीं। तो संजय सिंह और अमिता सिंह को लगता है कि स्मृति ईरानी ने एक तरह से उनसे दूरी बनाई, और स्मृति ईरानी को लगता है कि हमारे लिए संजय सिंह मायने नहीं रखता है, या इसलिए भी लगता है कि कहीं संजय सिंह जीत जाएं या उनकी राज्य की राजनीति में, बीजेपी की राजनीति में, अमेठी में उनकी कोई धमक न रहे, जो धमक स्मृति ईरानी के लिए किसी तरह की चुनौती हो। क्योंकि ये भी है कि अभी स्मृति ईरानी का जो तरीका है, बहुत सारे लोग बताते हैं कि ब्लॉक प्रमुख से लेकर प्रधान तक, और जो जितने लोग हैं बीजेपी के विधायक, सबसे उनका सीधा संपर्क है, सेंट्रलाइज्ड ढंग से काम करती हैं, उनके एक
जो ख़ास सांसद प्रतिनिधि हैं विजय गुप्ता, उनको लेकर बहुत सारे लोग उनके तौर तरीक़ों को लेकर सवाल करते हैं। तो पूरी तरह से सेंट्रलाइज कमान यहाँ अमेठी में स्मृति ईरानी ने बीजेपी की तरफ से थामी है। उनके साथ उनका अपना एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे लोग उनको जिताने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से भी आए हैं। और यूपी से संजीव बालियान ने 2019 में भी मोर्चा संभाला था और अभी भी संजीव बालियान पता नहीं कितने दिनों से यहाँ घूम रहे हैं और उनका चुनाव प्रबंधन पर्दे के पीछे कर रहे हैं। तो इन सब के बीच संजय सिंह के कुनबे को लगता है कि उन्हें नज़रअंदाज किया गया, उन्हें किसी मंच पर किसी सभा में नहीं बुलाया गया। जब नामांकन हुआ स्मृति ईरानी का, वहाँ भी संजय सिंह नहीं थे। स्मृति ईरानी के कुछ कार्यक्रम हुए, वहाँ भी संजय सिंह नहीं थे। योगी आदित्यनाथ की 2 सभाएं हो चुकी है अमेठी इलाके में, वहाँ भी संजय सिंह नहीं थे। बल्कि शायद बीच में संजय सिंह यहाँ थे ही नहीं, अब शायद कल लौटे हैं। तो कल मैं उनके दफ्तर गया था देखने, लेकिन तब तक वो निकल गए थे, तो मेरी बात उनसे हो नहीं पाई। लेकिन उनके बहुत सारे समर्थकों से जितनी बात हुई, उसके आधार पर लग रहा है कि उनके समर्थकों में बहुत गुस्सा है, ख़ास तौर से जो क्षत्रिय है। क्या वो गुस्सा स्मृति ईरानी को, क्या वो संजय सिंह फैक्टर स्मृति ईरानी को यहाँ अमेठी में नुकसान पहुँचाएगा? और अगर संजय सिंह या अमिता सिंह बीजेपी में है इसलिए खुले तौर पर भले विरोध ना कर रहे हों, खुले तौर पर कहीं ऑन रिकॉर्ड भले न बात कर रहे हो, लेकिन अगर उनके समर्थक इस वजह से नाराज़ हैं, कहते हैं कि हमारे भीतर टीस है कि संजय सिंह को हराने में स्मृति ईरानी या उनके लोगों ने भूमिका निभाई, क्या उस टीस का बदला लेने के लिए उनके समर्थक स्मृति ईरानी के खिलाफ जाकर कुछ स्मृति ईरानी को चुनावी नुकसान पहुंचा सकते हैं? तो यही एक संजय सिंह फैक्टर है। मेरे वीडियो में पहले भी मैं मेरे ख्याल से 6 दिन 7 दिन पहले कालीकंद धाम एक यहाँ धाम है, मंदिर है, वहाँ मैं गया था। बहुत सारे लोग मिल गए थे जो संजय सिंह के समर्थक निकले बहुत सारे, और उन लोगों ने बहुत नाराज़गी जताई, बहुत गुस्से में बोला। अब ये भी लोग चर्चा है कि संजय सिंह इन वक्त पर यहाँ आ गए हैं, हो सकता है वो अपने समर्थकों से बात कर रहे हैं, हो सकता है गांव में कुछ संदेश जा रहा हो सकता है कि बीजेपी के कुछ नेता उनसे संपर्क करें, लेकिन वक्त बहुत कम है। कल अचानक मैंने सुना कि अमित शाह रोड शो करने जो आ रहे हैं कल, यानी प्रचार के आखिरी दिन 18 तारीख को अमेठी में उनका रोड शो है। किसी ने कहा हो सकता है अमित शाह उनसे मिलने जाएं, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अमित शाह मिलने जाएंगे क्या, जाएंगे तो स्थितियां बदलेगी क्या, या अमित शाह को भी लगे कि ठीक है तो खुद हार गए 2022 में, जब विधानसभा चुनाव खुद हार गए तो हमें क्या पड़ी है। तो ये एक अहम फैक्टर है यहाँ का। राजघराने के भीतर भी दांव-पेच है। संजय सिंह की जो पूर्व पत्नी हैं गरिमा सिंह, महल के किसी हिस्से में वो भी रहती हैं, जो मैं ट्विटर और सोशल मीडिया पर जितनी जानकारी है, जिस महल पर दावेदारी को लेकर बहुत विवाद कई बार हुआ, उस विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन 2017 का ऐसा भी चुनाव हुआ जब दोनों राज परिवार की दोनों रानियाँ गरिमा सिंह और अमिता सिंह आमने सामने, एक बीजेपी के टिकट पर और कांग्रेस के टिकट पर, लेकिन गरिमा सिंह जीत गई। उसके बाद 2022 आया तो सिटिंग एमएलए गरिमा सिंह थी, उन्हें लग रहा था उन्हें टिकट मिलेगा, शायद उन्हें टिकट मिल भी गया, लेकिन इन वक्त पर उनका टिकट काटा गया और संजय सिंह को टिकट बीजेपी ने दिया और उसके बाद संजय सिंह हार गए। ये मैं जैसा कि मैंने बताया, तो ये तो राजघराने के अंदर का दांव-पेच है, राजमहल जो भी है उसके अंदर का दांव-पेच है। लेकिन बाहरी तौर पर अगर देखेंगे तो ये दिखता है कि संजय सिंह का पूरी तरह से डिफंक्ट होना, या संजय सिंह का असंतुष्ट होना, या संजय सिंह का नाराज़ होना, और नाराज़ होकर कहीं इस तरह से कि हमारी हार की वजह स्मृति ईरानी या उनके लोग थे, स्मृति ईरानी के लिए नुकसानदेह होगा क्या। अभी मैं बीजेपी के कुछ लोगों से बात कर रहा था गौरीगंज में जहाँ था, तो कुछ नेताओं से ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड कई बार लोग नहीं बोलते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड, तो कुछ बीजेपी के नेताओं ने ही कहा कि देखिए अमेठी में तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। और ऐसे भी देखिए अमेठी सीट बीजेपी 2012 में यहाँ से गायत्री प्रजापति जीते थे, 2022 में यहाँ से, 2017 में गरिमा सिंह मैंने कहा जैसा कि जीती, 2022 में यहाँ से गायत्री प्रजापति की पत्नी, चूँकि गायत्री प्रजापति समाजवादी पार्टी मंत्री थे, यहाँ से विधायक थे, करप्शन के उन पर बहुत आरोप हैं, मतलब सैकड़ों हज़ारों करोड़ कमाने की बात लोग करते हैं। अमेठी का बच्चा किसी गली गांव में जाइए तो गायत्री प्रजापति के भ्रष्टाचार की कहानियां लोग बताते हैं कि अमेठी के लोगों ने पहली बार 2012 के बाद यहाँ लंबी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, करोड़ों के खर्च, और एकदम वो भौकाल देखा जो लग रहा था कि कैसे भ्रष्टाचार से, कैसे इस तरह के काम से सैकड़ों करोड़ कमाए जा सकते हैं, ये अमेठी के लोगों ने देखा, और उसके वो एक तरह से प्रतीक बने गायत्री प्रजापति। लेकिन दिलचस्प बात ये होती है कि 2022 में
गायत्री प्रजापति की पत्नी ने, चूंकि वो जेल में गायत्री प्रजापति थे, उनकी पत्नी ने, महाराजी प्रजापति, उनकी पत्नी ने हराया संजय सिंह को। आरोप कि बीजेपी ने, स्मृति ईरानी ने पर्दे के पीछे से हरवाने में भूमिका की। अब उसके बाद दिलचस्प कहानी क्या होती है कि अब गायत्री प्रजापति जेल में है, उनकी पत्नी ने क्रॉस वोटिंग की, नहीं माफ़ करें, उनकी पत्नी ने उसमें जो अभी राज्यसभा के लिए जो वोटिंग हुई थी उसमें उनकी पत्नी ने हाँ एब्सेंट रही, शायद उनकी पत्नी ने एब्सटेन किया, उनकी पत्नी ने वोट नहीं दिया, गायत्री प्रजापति की पत्नी ने, तो एक तरह से समाजवादी पार्टी से बागी हैं। वैसे ही एक राकेश सिंह जो गौरीगंज के विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने तो क्रॉस वोटिंग की, वो सीधे खुलकर बीजेपी के साथ हैं। और गायत्री प्रजापति के दोनों बच्चे, मतलब एक बेटा और एक बेटी, वो दोनों खुलकर बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। तो स्मृति के लिए वोट कौन मांग रहा है? गायत्री प्रजापति के बेटे। गायत्री प्रजापति जिस पर बीजेपी लगातार भ्रष्टाचारी होने के, करप्ट होने के, तमाम माफिया का सरगना होने का आरोप बीजेपी नेता लगाते रहे। गायत्री प्रजापति की पत्नी ने हराया संजय सिंह को, तो आप देखिए एंगल क्या चेंज हुआ। तो इसलिए नाराज़गी संजय सिंह और उनके पूरे कुनबे को है। लेकिन ये नाराज़गी, बार बार मैं कह रहा हूँ, क्या बीजेपी के लिए अमेठी से जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनके लिए नुकसानदेह होगी? होगी तो कितनी? अब उसके बाद चूँकि महल में जाने की अनुमति नहीं है किसी को, तो मैं अंदर तो देख नहीं सकता। एक जिज्ञासा होती है कि भाई कैसा है, क्या है, 1.25 साल पुराना है। बहरहाल, तो अब उसके बाद अमेठी की लड़ाई ऐसे भी अगर देखें तो किशोरी लाल शर्मा वर्सेस स्मृति ईरानी में दिलचस्प फैक्टर ये हो गया कि मैंने पहले वीडियो में बोला कि 3 तारीख को जब नामांकन हुआ तब मुझे लगा कि ये तो कांग्रेस ने आत्मघाती फैसला किया है, कुल्हाड़ी पर पैर रखा है, या कहें सुसाइडल फैसला है, या कहें जो भी है वॉक ओवर देने वाला फैसला। हमें भी एक बार की लगा, क्योंकि लगा कि कहाँ राहुल गांधी का एक माहौल बनाया गया और अचानक किशोरी लाल, हम जैसे बहुत सारे लोगों को लगा कि स्मृति ईरानी की तो अब 2-3 लाख से जीत हो सकती, बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे वहाँ। लेकिन बीते 10-12 दिनों में स्थिति बहुत बदली है, बहुत सारे लोगों की नाराज़गी, और उस नाराज़गी में मैं कांग्रेस की कितनी भूमिका है, समाजवादी पार्टी की कितनी भूमिका है, इंडिया गठबंधन से जुड़े लोगों की कितनी भूमिका, उससे बड़ी भूमिका जनता की है। जनता में जो गुस्सा है महंगाई को लेकर, बेरोज़गारी को लेकर, वादा खिलाफ़ी को लेकर, ख़ास तौर से स्मृति ईरानी ने जो वादे किए उसको लेकर, बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे हमने तो 2019 में वोट दिया क्योंकि हमें लगा कि एक बार बदल के देखना चाहिए, एक बार पलट के देखना चाहिए। और ऐसे भी राहुल गांधी 15 साल से आते हाथ हिला के चले जाते हैं, तो एक बार लगा खाली हाथ हिला के जाने वाले से क्या, जो यहाँ लगातार काम कर रही, चूँकि स्मृति ईरानी ने यहाँ एक तरह से मोर्चा थाम लिया, हारने के बाद भी, 2014 के हारने के बाद भी लगातार आती रही, जमी रही, अब तो उन्होंने घर बना लिया, तो इसलिए एक बार पलट के देखना चाहिए, ऐसा कहने वाले लोग मिलते हैं। लेकिन उन्हीं लोगों में अब नाराज़गी है कि बहुत सारी बातें जो की गई वो हुआ नहीं। केंद्र सरकार की जो योजना, अगर शौचालय और मकान और इसकी बात करें, अनाज का देश भर को मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर यहाँ अगर कोई दूसरा होता सांसद तो वो योजनाएं अमेठी के लिए बंद हो जाती है, ऐसा तो होता नहीं, देश भर में मिल रहा है, तेलंगाना में भी मिल रहा है, तमिलनाडु में मिल रहा है, बंगाल में भी मिल रहा है, हालांकि वहाँ कुछ शिकायतें ममता बनर्जी करती रहती है, खैर। तो इसलिए उन योजनाओं को तो गिना रहे हैं, लेकिन अगर बड़े आकार की कुछ योजनाओं की बात करें, कुछ प्रोजेक्ट की बात करें, उसको लेकर लोगों में नाराज़गी है। हालांकि स्मृति ईरानी फिर भी कुछ बताती हैं, कुछ किसी हॉस्पिटल की बात करती हैं, किसी फ्लाईओवर की बात करती हैं, कुछ हाईवे की बात करती हैं, कुछ सड़क की बात करती हैं। ठीक है, मैं जनता की बात करूँ, जो लोग बोल रहे हैं। तो अब ये नाराज़गी, क्या स्मृति ईरानी को ये नाराज़गी भारी पड़ेगी? और वो नाराज़ लोगों की जमात या उनकी तादाद क्या इतनी है कि स्मृति ईरानी को अगर पिछली बार राहुल गांधी के मुकाबले 55,000 ज़्यादा वोट आए, तो क्या उनकी तादाद इतनी है कि स्मृति ईरानी के लिए या उनकी जीत के लिए बड़ी चुनौती बन जाए, या उनकी हार की वजह बन जाए, या उन्हें क्लोज फाइट में लाकर फंसा दे? ये कहना मुश्किल है। इस पर मैं कोई अभी अपनी बात नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि हम सब नतीजे का इंतज़ार कर रहे हैं, और कई बार उसका आकलन करना, उसका कयास लगाना, वो कई बार गलत भी साबित होता है। लेकिन हाँ, एक बात है, कहीं भी अमेठी के किसी भी इलाके में जाइए, बहुत मुखर होकर लोग नाराज़गी व्यक्त करते हैं, गुस्सा व्यक्त करते हैं, तरह तरह के फैक्टर बताते हैं। कुछ लोग एक तो संजय सिंह फैक्टर बताते हैं, हर आदमी कि एक संजय सिंह फैक्टर है, फिर दूसरा बीजेपी वाला कहेगा संजय सिंह फैक्टर कैसे, जब खुद ही हार गए, और एक बार नहीं हारे, पहले भी हारे हैं, उनकी पत्नी भी हारी हैं, मतलब अमिता सिंह भी हारी हैं, खुद लोकसभा हारे, खुद विधानसभा हारे, तो जितनी बार जीते उतनी बार हारे भी जब महाराज,
और वो भी गायत्री प्रजापति या उनकी पत्नी से उनकी पत्नी हार गई, मतलब अमिता सिंह हार गई, तो फिर उनके न चाहने और चाहने से क्या होगा, ऐसा बीजेपी वाले तर्क देते हैं जब भी मैं ऑफ कैमरा कई बीजेपी वालों से बोलता हूँ। लेकिन कुछ हज़ार वोट भी अगर प्रभावित होते तो बहुत मायने रखेगा। तो कुल मिलाकर ये कहानी है, इसलिए मैं आया कि ज़रा कुछ लोगों से बात करूँ। हालांकि लोग दिख नहीं रहे, धूप बहुत है। तो चलिए, महल के सामने हमने कुछ कहानी सुना दी और बहुत दिलचस्प कहानी है। जब अमेठी राजघराने की कुछ कहानियाँ मैं पढ़ रहा था, मेरे ख्याल से 14वीं पीढ़ी है संजय, मैं 34वीं पीढ़ी है संजय सिंह की, 34वीं पीढ़ी। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा पीढ़ियों का रिश्ता है और एक दबदबा भी रहा है आसपास के इलाकों में, सुल्तानपुर से लेकर रायबरेली तक, अमेठी तक। तो अब क्या होता है देखते हैं। उस नाराज़गी को बीजेपी क्या उस खाई को पाट लेती है, क्या डोर टू डोर कैंपेन करके, या जो आरएसएस के लोग काम कर रहे हैं, या स्मृति ईरानी के लिए जो बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं, क्या उस नाराज़गी को पाट कर और उसके बाद अपनी ज़मीन समतल कर लेते हैं, या वो नाराज़गी ऐसा कोई गड्ढा बना देती है जिसमें जो जीत का फैक्टर है वो उसमें गड्ढे में चला जाए। तो ये अभी हम सबको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो फिलहाल चलते हैं, कुछ सभाएं हैं, आखिरी दौर की जोर आजमाइश है। अमित शाह का रोड शो है, जैसा मैंने कल कहा अमेठी में। आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी, अखिलेश यादव और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इनकी सभाएं हैं अमेठी में भी और रायबरेली में। उन्होंने भी आखिरी दौर में ताकत झोंकी है। रायबरेली में बहुत सारे लोगों को लगता है कि राहुल गांधी की जीत तय है, बहुत सारे लोगों को लगता है। हालांकि पिछली बार अगर देखेंगे तो रायबरेली में सोनिया गांधी 1,67,000 वोटों से जीती थी। मतलब उनका जो मार्जिन है वो पिछले 5 बार सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद रहे। एक उपचुनाव भी हुआ 2006 में, 4, 6, 9, 14, 19, लेकिन उनका मार्जिन लगातार जीत का गिरता गया। 2004 से ही अगर देखेंगे तो वो मार्जिन गिरता हुआ 1,67,000 पर पिछली बार था। और पिछली बार जिन्होंने हराया, दिनेश प्रताप सिंह ने, वो भी पहले कांग्रेसी थे, 2018 में कांग्रेसी थे, बीजेपी में बाद में आए। जिन्होंने हराया, माफ़ करने, जो हारे 1,67,000 से, वो दिनेश सिंह अब आ गए हैं बीजेपी, मतलब वो दिनेश सिंह इस बार भी राहुल गांधी के खिलाफ है। तो वो क्या होता है देखना होगा। लेकिन लड़ाई अमेठी की दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ किशोरी लाल, न राहुल न प्रियंका, किशोरी लाल जिनका रिश्ता उस परिवार से 42 साल का रहा, जो पर्दे के पीछे रहकर चुनाव लड़ाते रहे। राहुल गांधी ही नहीं, उसके पहले सोनिया गांधी और उसके पहले ख़ास तौर से राजीव गांधी। किशोरी लाल का एक लंबा इंटरव्यू मैंने किया था नामांकन के अगले ही दिन, कि 83 में राजीव गांधी से उनका रिश्ता बना, यूथ कांग्रेस में थे, जुड़े, और उसके बाद 84 के चुनाव में वो यहाँ आए पहली बार, और उसके बाद लगातार वो राजीव गांधी का चुनाव संचालन देखते रहे। उसके बाद फिर जब सोनिया गांधी 99 में लड़ी, उसके पहले भी दोनों सीटों पर, चाहे वो कैप्टन सतीश शर्मा लड़े हों, उस चुनाव में भी पर्दे के पीछे उनकी भूमिका रही। तो यहाँ रायबरेली, अमेठी में बड़ी दिलचस्प कहानियाँ हैं। अरुण नेहरू कैसे सामने आ गए कांग्रेस के खिलाफ लड़ने के लिए, और प्रियंका गांधी ने कैसे कैंपेन किया, बहुत सारी कहानियाँ। जहाँ चौक चौराहे पर जाएंगे, राहुल गांधी, खास तौर से राजीव गांधी और इंदिरा गांधी को लेकर बहुत कहानियाँ लोग सुनाते हैं। और वो कहानियाँ आपको एक राजनीतिक तौर पर, जो अमेठी और रायबरेली और सुल्तानपुर भी थोड़ा नज़दीक है, इसलिए राजनीतिक तौर पर यहाँ चेतना है। राजनीतिक तौर पर जो लोग बहुत कहते हैं वोकल भी हैं और बहुत चिंतनशील है, वो भी आपको दिखेगा। और उनके भीतर, बहुत सारे लोगों के भीतर लगता है कि ठीक है, वो पिछली बार हमने हरा दिया, हार गए, लेकिन हमारी पहचान अमेठी से इसलिए देश भर में थी कि ये राहुल गांधी या यहाँ से जीते तो प्रधानमंत्री बने, या राजीव गांधी। क्या वो जो फैक्टर है, वो सोच है जिसने पिछली बार शिकस्त खाई 50,000 55,000 वोटों से, वो सोच इस बार इतनी बलवती होगी कि स्मृति ईरानी के लिए मुश्किल पैदा करी, ये भी अभी देखना पड़ेगा। तो चलते हैं फिलहाल अब रैलियों और सभाओं की तरफ। इस संजय सिंह के इस भूपत महल से नमस्कार।